आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। अब मैं बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सिरसा लोकसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भाई आकाश आनंद जी। साथियों, जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशी राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी बीएसपी की नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, जो आज यहां हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए खुद आप लोगों के बीच में आए हैं। तो सर, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी मैं तहे दिल से आभार और नमन प्रकट करता हूं। आज हमारे इनेलो और बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें हमारे दोनों बड़े, हमारे आदर्श श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और हम सब के बीच में मौजूद राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी भी आज यहां मौजूद हैं। तो सर का भी मैं तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मैं विधानसभा के संबंध में कुछ जरूरी बातें आप लोगों के बीच में रखने से पहले एक हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सब कास्ट कैटेगराइजेशन के जजमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको आगाह करने का काम किया है। साथियों, समक्ष में बात यह है कि इस जजमेंट के तहत अब राज्य सरकारें SC/ST के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और अपनी ही मर्जी से उसका लाभ छीन भी सकती है, यह कहकर कि ये जाति के लोग पैसे से संपन्न हैं तो इनको आरक्षण की जरूरत नहीं। आप सब जानते हैं आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन इसे बार बार गरीबी हटाओ मूवमेंट बनाकर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जाती है। साथियों, भाजपा और कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत ये जजमेंट पास कराकर देश से
आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहला कदम लिया है। आदरणीय बहन जी ने इस फैसले पर सवाल उठाया है और पूछा है कि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला है, क्या उनकी सामाजिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, क्या उनके साथ भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, ये एससी समाज को बांटने की शुरुआत है, ये एससी समाज की आजादी छीनने की शुरुआत है, ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर संविधान को बदलने की शुरुआत है। संविधान बचाने के नाम पर साथियों भाजपा और कांग्रेस मिलकर संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि अगर यह भाजपा की एनडीए और कांग्रेस की इंडी अलायंस वाली पार्टियां, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी शामिल हैं, ये सब सच में हमारे एससी एसटी समाज के आरक्षण के हितैषी हैं, तो ये सब मिलकर पार्लियामेंट के जरिए रिजर्वेशन एक्ट को संविधान की 9वीं सूची में डालकर हमेशा हमेशा के लिए रिजर्वेशन को सुरक्षित करने का काम करें, ताकि आने वाले समय में भी कोई रिजर्वेशन से छिड़कानी ना कर सके। साथियों, यही नहीं बल्कि अब तो बहन जी और बीएसपी की ओर से यह भी मांग है कि जुडिशरी में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के जजमेंट कभी भी पास ना हो सके, जिससे हमारे रिजर्वेशन को खतरा हो। साथियों, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभी यही कहा है कि यह आरक्षण तो पंडित नेहरू और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी किधर गए? खड़गे जी को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बयान देना पड़ा? गांधी जी किधर हैं? वोट मांगते वक्त राहुल गांधी जी एक लाल किताब दिखाकर आप लोगों से वोट मांगते रहे, कहते रहे मैं संविधान बचाने के लिए आपके बीच में आया हूं। तो अब जब संविधान खतरे में है तो आप कहां हैं? आप एसी के कमरे में पीछे बंद पड़े हैं। आपकी हिम्मत नहीं हो रही कि आप सामने आए, अपने समाज के सामने, हम बहुजन समाज के सामने आके अपना स्टैंड क्लियर करें। परंतु साथियों, ये संविधान बचाने के लिए नहीं, यह आरक्षण बचाने के लिए नहीं, यह आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण को बदलने के लिए बैठे हैं। हम लोगों के साथ, हमारे समाज के साथ इन्होंने धोखा किया है। साथियों, इन लोगों से सतर्क रहिएगा। साथियों, दूसरी बात, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि एससी समाज से आते हैं, वो अगर बाबा साहब के संघर्षों को नजरअंदाज कर एससी समाज को गुमराह कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, तो साथियों ऐसे लोगों को मान्यवर साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिया है। आप लोगों को आगाह करने के लिए ऐसे लोगों को नाम देकर गए हैं मान्यवर साहब। आप जानते हैं वो क्या नाम देकर गए? क्या नाम देकर गए? साथियों, चमचा। ये जो कांग्रेस में बैठे एससी नेता बनते हैं, जो भाजपा में बैठे एससी नेता बनते हैं, ये हकीकत में चमचे हैं इन कांग्रेसी और भाजपाओं के। मान्यवर साहब ने चमचा युग करके एक किताब लिखी थी। मैं अपने सभी साथियों से दरखास्त करूंगा कि आप ये चमचा युग जरूर पढ़ें। आप लोगों को पहचानने में आसानी होगी कि ये किस तरह ये जो चमचे हैं हमारे समाज को अंदर से खोखला करके बांटने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात साथियों, पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण से तो दूर की बात है, ये तो बाबा साहब और दलित के भी इतने विरोधी थे कि जब संविधान कमेटी में सदस्य चुन के जाने थे, तो बाबा साहब जिस लोकसभा से संसद में चुनकर गए, वो पंडित नेहरू जी और गांधी जी ने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही पाकिस्तान में भेजने का काम किया, ताकि बाबा साहब यहाँ की विधानसभा, यहाँ की लोकसभा कमेटी से चुनकर यहाँ के संविधान कमेटी में ना जा सके। साथियों, जो लोग बाबा साहब के इतने विरोधी थे, क्या आपको लगता है कि वो हमारे संविधान के साथ खड़े होंगे, हमारे आरक्षण के साथ खड़े होंगे? आप ही बताइए।
साथियों, ये कांग्रेस बाबा साहब विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। कांग्रेस आरक्षण विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। कांग्रेस दलित विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। तो साथियों, इन कांग्रेसियों पे अब मैं आप लोगों का और समय जाया नहीं करूंगा। मैं आप सबसे यहां जल्दी में होने वाले विधानसभा आम चुनाव के बारे में बात करना चाहता हूं। साथियों, पिछले 10 सालों से यहां हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है और अब जब चुनाव सर पर है तो ये भाजपा वाले आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु इस बारी साथियों, वोट डालने से पहले मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि इनसे आप जरूरी 3 मुद्दों पे सवाल जरूर करें। मैं आपसे जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने को या सवाल करने को नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा साथियों, आप इनसे सवाल करें शिक्षा के नाम पर, रोजगार के मुद्दों पर और यहां पर आसमान छूती हुई महंगाई पर। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो यहां पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार ने हमारे हरियाणा प्रदेश के 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का काम किया है। एक तरफ हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ ये भाजपा के लोग हमारे बच्चों के पढ़ने के स्कूल बंद कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों, हरियाणा प्रदेश में 2000 से ज्यादा सीनियर स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। उनमें से आपको जानकर हैरानी होगी साथियों, 1000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में प्रिंसिपल्स तक नहीं हैं। एक तरफ साथियों, 2017 से हमारे SC ST OBC समाज के छात्रों की स्कॉलरशिप्स के पैसे भी रोके गए हैं। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जब आपके बच्चों के स्कूल जो बचे कुचे खुले हैं उनमें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे रोक दिए जाएंगे, तो आप ही बताइए क्या हमारे बच्चे अपने पैरों पर पढ़ लिख कर खड़े हो पाएंगे या इनके गुलाम बन के रह जाएंगे? अब आप ही बताइए, क्या भाजपा की सरकार ने हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर कर हमारे बच्चों को गुलाम बनाने का काम किया कि नहीं किया? साथियों, जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल के दौरान सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को पढ़ाने का काम किया, 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया, 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस खोले, 24 पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोले, 6 यूनिवर्सिटीज खोली, 550 से ज्यादा हाई स्कूल्स खोले और 5500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स खोले। उसी तरह यहां पर जब आप आदरणीय श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर चंडीगढ़ में बिठाने का काम करेंगे, तो उसी तरह श्री अभय सिंह चौटाला जी आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए उसी स्तर पे यहां पर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी खोलने का काम करेंगे और मुफ्त में हमारे बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। साथियों, जब हम रोजगार की बात करें तो आपको इनसे सवाल करना है कि क्यों हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार जब लगातार सत्ता में रही तो इन्होंने 2 लाख सरकारी पद खाली रखे। आज तक 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। और जब हम बोलते हैं कि भाई ये सरकारी पद भरे जाएं, तो ये आप लोगों के सामने कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं लेकर आते हैं, जिसके तहत ये पक्की नौकरियां नहीं, आपके बच्चों को कच्ची नौकरी देने का काम करते हैं। इसी के तहत साथियों, हमारे यूनिवर्सिटीज में 2000 से ज्यादा कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं जो पक्की होने की मांग कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से आज तक उन्हें पक्का नहीं किया गया है। साथियों, आप जानते हैं क्यों ये सरकार आपको पक्की रोजगार नहीं देना चाहती, क्यों हमारे बच्चों को पढ़ लिख कर उनको पक्का नौकरी नहीं देना चाहती? साथियों, अगर पक्की नौकरियां मिलेंगी तो आपको आरक्षण भी मिलेगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी मिलेगा। ये लोग चाहते नहीं कि आपको आरक्षण मिल जाए, आपको पक्की नौकरियां मिल जाएं। साथियों, अगर कोई सरकार आपके आरक्षण के खिलाफ है, आपके बच्चों के खिलाफ है, आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ है, तो आप ही बताइए, क्या ऐसी सरकार को वापस आप अपने प्रदेश में घुसने देंगे? आपके हाथों से नहीं लग रहा, चंडीगढ़ तक बता दीजिए, घुसने देंगे?
साथियों, समय आ गया है खदेड़ कर भगाने का इनको हरियाणा से। दोबारा अंदर इनका भाजपा का कमल दिखना नहीं चाहिए। समय आ गया अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने का। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहन जी के 4-5 साल के शासनकाल में सिर्फ 5 साल के दौरान बहन जी ने 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को पक्की नौकरी देने का काम किया। 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया, 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में भर्ती की और 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के कमजोर भाइयों को विभिन्न सरकारी नौकरी देने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी आदरणीय बहन जी ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया था। हमारे ओबीसी समाज के सभी साथियों के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। और हमारे किसान भाइयों को जानकर अच्छा लगेगा कि बहन जी के शासनकाल में बहन जी ने रातों रात गन्ना दाम खरीदी के दाम दुगने कर दिए थे, जिससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी रातों रात दुगनी हो गई थी। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाने का काम किया था। और अब साथियों, अगर हम महंगाई की बात करें तो ये आप लोगों से कोई भी बात नहीं करेंगे, आपके बीच में आकर महंगाई की बात नहीं करेंगे। आपको बोलेंगे मुफ्त में राशन ले लो, खुल के चौड़ के बोलते हैं हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। अब हमारी माताएं यहां बैठी हैं, माताएं आप बताएं कि राशन महीने का आपको कितना मिल जाता होगा? 1000 रुपए से ज्यादा का राशन तो नहीं दे पाते होंगे ये लोग, नहीं। साल का 12,000 रुपए का राशन बनता है, परंतु अगर आपके घर में तीनों बच्चों को रोजगार मिल जाता तो हर एक बच्चा अपने आप 20-20 हजार रुपए महीना कमाता, साल का 2.5 लाख रुपया वो कमाता। ये भाजपा वाले आपको 12,000 रुपए का मुफ्त में राशन देकर आपसे 2.5 लाख रुपए का चूना लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस वाले कुछ कम नहीं। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं वहां पर वो भी 2 कदम आगे हैं इन भाजपाओं से। उन्हें भी बोलते, वहां पे भी अपनी सरकारों में बोलते हैं कि मुफ्त में राशन ले लो। मुफ्त में राशन देके हमारे टैक्स पेयर्स पे बोझ बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे बच्चों को रोजगार देने का नहीं। साथियों, एक तरफ भाजपा और कांग्रेस है जो आपके बच्चों को गुलाम बनाना चाहती है, आपके भविष्य को खतरे में डालती है, और दूसरी तरफ बसपा और इनेलो के गठबंधन की सरकार है जो आपके बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनको काबिल बनाकर समाज में आत्मसम्मान से खड़ा होने का अवसर देने का काम करना चाहती है। साथियों, मैं और ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कुछ जरूरी बातों के साथ ही आप सभी लोगों से, खैर मेरी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी एक खासकर विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है, आपका कोई वोट खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी आपके वोट का गलत इस्तेमाल ना करा ले, दुरुपयोग ना कर ले। साथियों, क्योंकि देश की हर एक महिला, पुरुष व वो युवा को वोट डालने का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। मैं आप सभी लोगों से ये खास अपील करता हूँ कि अपने यहाँ जिन जिन क्षेत्र में बसपा और इनेलो के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनको वोटिंग मशीन के सामने वाले वोटिंग मशीन पर बसपा का हाथी चुनाव चिन्ह और इनेलो का चश्मे का चुनाव चिन्ह वाले सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताकर श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। अंत में साथियों, मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, बसपा के कार्यकर्ताओं से और हमारे एनएलओ के कार्यकर्ताओं से, साथियों यहां पर हमारे बीच श्री ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं बैठे हैं। वो इसके खुद भुक्तभोगी हैं, वो जानते हैं, वो आपको बताते हैं
कि साथियों सत्ता कभी भी दी नहीं जाती, कोई भी आपको आकर आपको सत्ता नहीं देगा, सत्ता हमेशा छीनी जाती है। तो साथियों समय आ गया है कमर कस के जंग के मैदान में उतरने का, सत्ता छीनने का समय आ गया है और यहां पर अपने आप को शासक बनाने का समय आ गया है। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आनंद जी, जिन्होंने अपने संदेश से पूरे कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम किया और बहन मायावती जी का सभी कार्यकर्ता साथियों को संदेश दिया। अब मैं मंच की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए युवा साथी, जो लोकसभा क्षेत्र के युवा साथियों की तरफ से आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, अभय सिंह जी चौटाला व आकाश आनंद जी को बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। जोरदार तालियों से सभी कार्यकर्ता साथी भी सहयोग करें। चंदा टाऊ देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। जोरदार तालियों से सभी कार्यकर्ता साथी